नमस्कार दोस्तों, जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, सुबह की इनकन्वीनियंस के लिए माफ़ी चाहूँगा। सुबह हमारा माइक ख़राब हो गया था, जिस कारण से ऑडियो नहीं आ पा रही थी और इस कारण से हमें वीडियो को बीच में बंद करना पड़ा था। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि हम जल्दी ही असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और एलटी मैथमेटिक्स की कंबाइंड सीरीज़ लेकर आएंगे। तो आज से हमने दोस्तों ये सीरीज़ शुरू करने का निर्णय लिया है। आज से हम दोस्तों आपको ऑल्टरनेट डेज़ पर वीडियोज़ प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए, ऑल्टरनेट डेज़ पर इसलिए वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं क्योंकि हमने वैसे भी पीसीएस सीएसएटी परीक्षा के लिए स्पेशल सीरीज चला रखी है, जहां पर हम आपको सुबह 8 बजे ऑल्टरनेट डेज पर मैथ्स और रीजनिंग की वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं। वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर पीसीएस सीएसएटी या फिर एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद होगी। ठीक है, तो 3 वीडियोस वहां प्रोवाइड करवानी है, 3 यहाँ करवाएंगे, तो कुल मिलाकर हफ्ते की 6 वीडियोस हो जाएंगी, जो कि इनफ है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी फिर धीरे धीरे वीडियोस की संख्या बढ़ाते हुए चले जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो अब आपको बात करते हैं दोस्तों पीसीएस के अब हम बात करते हैं असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के सिलेबस की। तो इसके बारे में मैंने आपको दोस्तों वैसे भी बताया था अपनी क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस वाली चैनल पर कि किस तरह से आप इसकी दोस्तों तैयारी करेंगे। तो फिर भी आपको थोड़ा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ। देखिए, जो एएसओ का जो सिलेबस है, इस बार टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा। 100 नंबर का पेपर दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में कॉमन सिलेबस है जो कि सबके लिए सेम रहेगा। इसमें मैथ्स आएगी, स्टैट आएगी और कंप्यूटर आएगी। ठीक है, 10 मार्क्स इसको, 10 मार्क्स इसको, 10 मार्क्स इसको, यानी कि टोटल 30 मार्क्स का। ठीक है, इसके अलावा जो पार्ट 2 है, यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी, या तो आप मैथ्स ले लो या फिर स्टैट ले लो। ठीक है, मैथ्स लोगे तो 70 मार्क्स की मैथ्स, स्टैट लोगे तो भी 70 मार्क्स की स्टैट। तो कुल मिला के आपका 100 नंबर का पेपर बन जाएगा, यानी कि 70% इस पार्ट को गए हैं, 30% इस पार्ट को गए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर कॉमन सिलेबस दे रखा है। देखिए, कॉमन सिलेबस दे रखा है पार्ट 1 30%, और इसमें आपकी देखिए मैथमेटिक्स आने वाली है, तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, देख लीजिए नीचे सिलेबस ऑलरेडी यूके ट्रिपल की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, नहीं तो हमने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको अपलोड किया हुआ है सिलेबस को। पहले ध्यान से सिलेबस को देख लेना कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स भी रहेगी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, इसको भी बताएंगे, हालांकि हम ये चीज़ें पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। देखिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स तो वही है जो कि जनरली जो एक कम्पिटेटिव लेवल पर जो कंप्यूटर आती है, तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, और 7 इसमें टोटल मिला के चैप्टर है। अब ये देखिए, जो पार्ट 2 जो कि ऑप्शनल है, पार्ट 2 ऑप्शनल में अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो, मैथमेटिक्स का सिलेबस देखिए वही है जो कि सेम एलटी का होता है। एलटी मार्क्स का देखिए, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस। पहले तो ये बेचारे ये करते थे कि केवल मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस लिख के छोड़ देते थे। अब चलो इन्होंने पहली बार थोड़ा सा चलो मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है वो लिखा है, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस। इसके बाद देख लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस बार जरा इन्होंने खोल के सिलेबस लिख रखा है, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो ये चलो अच्छी बात है, एलटी का मैथमेटिक्स का भी यही सिलेबस होता है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक, अगर आप स्टैटिस्टिक्स लेते हैं तो फिर स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस भी देख लीजिए, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ये अल्टी मैथ्स के सिलेबस में भी है। स्टैटिस्टिकल मेथड, कोरिलेशन, ये भी अल्टी मैथ्स में आता है। रिग्रेशन ये भी पढ़ना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी ये भी पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि ये आता है। इसके बाद चलिए, रैंडम वेरिएबल नहीं आता है, एक्सपेक्टेशन नहीं आता, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं एलटी मैथमेटिक्स में। ध्यान रहे, मैं एलटी मैथमेटिक्स को लेकर बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद जैसे एग्जैक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। ठीक है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, टाइम सीरीज, ये सब स्टैटिस्टिक्स के पार्ट है। सैंपल सर्वे, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सैम्पलिंग मेथड, रैंडम सैम्पलिंग, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये सब दोस्तों आपके स्टैटिस्टिक्स के पार्ट है। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, तो अगर आपने स्टैटिस्टिक्स ली है तो फिर आपको दोस्तों ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बुक भी एक सजेस्ट करी थी, एससी गुप्ता एंड वीके कपूर। ठीक है, एससी गुप्ता एंड वीके कपूर की 2 बुक हैं, एक है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और दूसरा है फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये 2 बुक आप ले लेना, इससे आपकी बहुत हद तक स्टैटिस्टिक्स कवर हो जाएगी। हालांकि आपको अन्य बुक्स की भी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मेरे हिसाब से एससी गुप्ता एंड वीके कपूर की बहुत अच्छी बुक है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एंड फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। ये 2 बुक्स आप ले सकते हैं अगर आप स्टैटिस्टिक्स से 70%, यानी कि अपना स्टैटिस्टिक्स से सोच रहे हैं इस पेपर को देने की। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स के लिए तो दोस्तों आपको पता ही कि भाई यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा और वास्ट सिलेबस है, तो यहाँ पर तो 12th की मैथमेटिक्स प्लस ग्रेजुएट लेवल की कुछ बुक्स इसमें लगेंगी। ठीक है, उसकी तो खैर हम सीरीज भी आपको बता रहे हैं, बीच बीच में आपको गाइड भी करते रहेंगे कौन कौन सी बुक्स आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखिए, ये मैथमेटिक्स की जो हम सीरीज चला रहे हैं, मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको चाहिए धैर्य और अनुशासन। ठीक है,
यहाँ पर ऐसा मत एक्सपेक्ट करिएगा कि आपको एक ही दिन में कोई चमत्कार हो जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ होती है ये दोस्तों धीरे धीरे समय समय के संग आप सीखते हुए चले जाएंगे। जितना आप धैर्य रखेंगे, जितना अनुशासन रखेंगे, आप उतना ही सीखते हुए चले जाएंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो आपको डिसिप्लिन होना ही होना चाहिए था। लंबे लंबे क्वेश्चन करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है और अनुशासन की आवश्यकता है। अगर ये दो चीज़ें आपके पास नहीं है तो फिर आप यहाँ सफलता पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं वीडियो शुरू करूंगा, लोग कहेंगे सर ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, पढ़ा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ाई जा रही हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको उसको पढ़ना ही होगा, चाहे वो आपको आती है चाहे नहीं आती है। देखो अगर हमें मैट्रिक्स आती है तो क्या हमें मैट्रिक्स में सब कुछ आता है? देखिए ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में आपको अभी देखा जाए तो कुछ भी नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको सारी नॉलेज है मैट्रिक्स में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मुझे भी खुद नहीं आता मैट्रिक्स में कई चीजें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आपको कोई टॉपिक अगर कोई आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नहीं देखेंगे। देखिए मैट्रिक्स हो, चाहे डिफरेंशियल हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, आपको उनको लगातार देखना पड़ता है और बार बार देखना पड़ता है। जितने बार आप इसको रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी चीज दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही है वो इंपॉर्टेंट है और आपको कई चीजें मैं दावे से कह सकता हूं कि इसमें नहीं आती होंगी। ये वीडियो में हम आपको 26 टाइप की मैट्रिक्स बताने जा रहे हैं, इसमें मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको कई चीजें नहीं आती होंगी। तो लेकिन क्या होता है कि हमें अरे मैट्रिक्स तो हमें आती है, अरे ये तो हमें आता है, वो तो हमें आता है, सीधे ग्रेजुएट लेवल का पढ़ाओ भाई, बीएससी का ही पढ़ाओ तभी जाके हम देखेंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इंटर, ट्वेल्थ लेवल, टेंथ लेवल, ये सब आपको दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए तभी जाके आप ऊपर बढ़े, अदरवाइज ना बढ़े। और आप बहुत अच्छा, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इम्प्रोवाइजेशन करके बीएससी के लेवल के क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। हमने भी दोस्तों बहुत सालों मेहनत करी है, बहुत से स्कूलों में पढ़ाया है, ट्यूशन पढ़ाया है, कोचिंग ली है, तब जाके मतलब कोचिंग सेंटर में पढ़ाया है, तब जाके दोस्तों आप आज हम थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत जितनी भी 1-2% हमें नॉलेज है मैथ्स की उतनी हम मानते हैं। अभी भी बहुत कुछ है सीखने के लिए मैथ्स में। तो आप ये मत समझिएगा कि आपको बस मैट्रिक्स आ गई, ऊपरी ऊपरी नॉलेज है तो बस हम ये क्लियर कर देंगे, नहीं। यहाँ पर आपको ये जो क्लासेस हैं, लंबी लंबी क्लासेस होंगी, धैर्यपूर्वक अनुशासन पूर्वक इनको रोज देखना पड़ेगा तभी जाके हो पाएगा। और इसके साथ घर में भी जितने घंटे की क्लास होती है उससे 4 गुना पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 4 घंटे 5 घंटे आप पढ़िए घर में और रोज प्रैक्टिस करिए, तभी जाके ये आपके लिए, ये आपका एक प्लस पॉइंट बच जाएगा सब्जेक्ट, चाहे मैथ्स हो चाहे स्टेट हो। अदरवाइज ये सरदर्द ही बने रहेंगे, ठीक है। तो आपको अगर तैयारी करनी है दोस्तों अच्छी, तो बहुत अच्छे धैर्य और अनुशासन के साथ तैयारी करिए। इस बार एलटी मैथ्स में हमारे ग्रुप से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, सभी ने बहुत तैयारी करी थी। वो साल भर, 2 साल 3 साल से तैयारी वो लगातार करते हुए आ रहे थे और बस थोड़ा सा क्या हुआ कि हमने ग्रुप बनाया तो उनको एक बहुत अच्छा गाइडेंस मिल गया, उनको पढ़ने का एक तरीका मिल गया, उनका सिलेक्शन हो गया। और ऐसा ही होता है। इसीलिए ध्यान रखना कि जो अभी जो निकले हैं बच्चे, एलटी मैथ्स में निकले हैं चाहे लेक्चरर में निकलेंगे, तो वो बच्चे सालों से तैयारी करते हुए आ रहे तभी उनका सिलेक्शन हुआ। तो उनको देख के ये मत सोचिएगा कि बस हमारे भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, नहीं। आप मेहनत करिए तभी जाके होगा। जितना लंबी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी एथिकल तैयारी करेंगे, तभी सिलेक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। 26 टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम, और ध्यानपूर्वक देखना पूरी वीडियो को, और जरूर पूरा देखें। आप कई बार वीडियो को नहीं देखते हैं और इसमें ना आप कमेंट करते हैं ना इसको शेयर करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारा मोरल डाउन होता है, तो हमें फिर आगे वीडियो बनाने का मन नहीं करता, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि हमें भी मोटिवेट करें, जैसे हम आपको मोटिवेट करें, हमें भी मोटिवेट करें। हमें कैसे मोटिवेट करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। कोई चीज़ नहीं आती तो पूछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका हम सॉल्यूशन अगली वीडियो में लेकर आएंगे। लेकिन जरूर अपना इनपुट दे, हमें भी लगना चाहिए कि हाँ, कोई हम जो काम कर रहे हैं उसको कोई तो है देखने वाला, कोई तो उसको अप्रिशिएट करने वाला है। इससे हमें भी एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपके लिए और भी बेहतर और भी बेस्ट, इससे भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आए, इससे भी बेस्ट वीडियो आपके लिए बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स को दोस्तों हम सिंपली मान सकते हैं अरेंजमेंट है, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास सिस्टम है mn नंबर्स का, ठीक है, अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं, तो अगर हमारे पास सिस्टम है mn नंबर का और अगर हम इसको एक रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर अरे में किस तरह से अरेंज करते हैं? इस तरह से मान लेते हैं A11 A12 से लेकर A1n, ठीक है, A21 A22 से लेकर A2n, और यहां पर हो जाएगा AM1 AM2 से लेकर AMN, ठीक। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास MN नंबर है, कुल मिला के कितने नंबर हैं? MN। और हमने इसको क्या कर दिया? अरेंज कर दिया, यानी कि एक सिस्टम है, अरेंज कर दिया इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म,
ठीक है। तो ये जो दोस्तों हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनको बोला जाता है रो, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको क्या बोला जाता है, कॉलम। ठीक हो गया। तो रो एंड कॉलम, ठीक है। तो मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है दोस्तों, इट इज अ सिस्टम ऑफ एम एन नंबर्स, चाहे वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि A11 एक रियल नंबर ही हो, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है। जो m हॉरिजेंटल लाइंस है इनको रो बोलते हैं, और ये जो n वर्टिकल कॉलम है इनको दोस्तों, इन n वर्टिकल लाइंस इनको क्या बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n, यानी कि m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूं 2 3 4 6, ठीक है। तो ये दोस्तों ये क्या है, अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट है कितने नंबर्स का, देख सकते हैं कि आपके पास, हमारे पास टोटल कितने नंबर है, 2 into 2, यानी कि 4 नंबर का अरेंजमेंट है। इसको आपने इस तरह से अरेंजमेंट किया है एक रेक्टेंगुलर में, ठीक है, जहां पर आपके पास 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब एक तरीके से क्या अरेंजमेंट है। और ये नेसेसरी नहीं है कि जो नंबर है वो रियल है, देखिए कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 + 3i 3 4 6i, ये तो ये आपकी कैसी मैट्रिक्स है दोस्तों, इसके अंतर्गत आपके क्या है, कौन सा एलिमेंट है, ये रियल नंबर नहीं होके कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और यहां पर रियल नंबर भी है, तो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, AIJ M क्रॉस n, ठीक है। AIJ M क्रॉस n की तरह से हम इसको दिखाते हैं, यानी कि AIJ को हमने एक तरह का एलिमेंट ले लिया कि भाई IJth एलिमेंट, ठीक है। जैसे A11 का मतलब क्या है, A11 का मतलब यह है कि दोस्तों पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, देखिए पहली रो का दूसरा एलिमेंट, यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। A1n का मतलब है पहली रो nth कॉलम, A22 का मतलब दूसरी रो दूसरे कॉलम, ठीक है। तो IJth का मतलब IJth एलिमेंट, ठीक है, ith रो एंड jth कॉलम, एलिमेंट जो ith रो और jth कॉलम में। तो इस तरह से हमें शॉर्ट फॉर्म में हम इसको दोस्तों दिखा सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, ठीक है। जो ये अंदर है ये क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट है, या फिर इनको कभी कभार एंट्री भी बोला जाता है। तो सिंपली आप समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स को इस तरह से हम शो करते हैं, ठीक हो गया। अब देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मैट्रिक्स, इनके बारे में दोस्तों हम अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है उसके बारे में देख लेते हैं। पहले मैं काम करता हूं, उसको मिटा देता हूं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले आती है दोस्तों रो मैट्रिक्स। एक एक करके सारी मैट्रिक्स को आप पढ़ते हुए चले जाना, और कोशिश ये करना कि पेन और पेपर रहे हाथ में, और जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इनको अपने नोट्स बनाते हुए चले जाना, ठीक है। इनको जितना नोट्स बनाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आती है रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि एक मैट्रिक्स है जिसमें केवल 1 रो हो, एक रो हो, उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 4 5 6, ये आपका एग्जांपल है रो मैट्रिक्स का, क्योंकि इसमें केवल एक रो है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 क्रॉस 3, इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। ऐसे ही क्या हो सकता है भाई, 1 2 3 4 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स है, ये एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें केवल एक रो है और 4 इसमें क्या है, कॉलम, 1 2 3 4, ठीक है। अब आती है दूसरी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दूसरी होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब भाई जैसे नाम से पता लग रहा है कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी बताओ दोस्तों, जिसमें केवल एक कॉलम होगा। तो जिसमें केवल एक कॉलम होगा तो ऐसे लिख लीजिए 4 5 6, ये। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें 3 रो हैं और एक कॉलम है। ऐसे ही इसी को आप 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि 4 क्रॉस 1, यहां पर आप देख सकते हैं 4 रो हैं लेकिन केवल एक कॉलम है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। अभी तक हमने दोस्तों बोला कि एक मैट्रिक्स है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किस सेंस में था कि भाई वहां पर m क्रॉस n था और यहां पर m और n की वैल्यू बराबर नहीं थी। अब अगर सोचो m और n बराबर हो जाए तो वो जो मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर से क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि रो एंड कॉलम बराबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं सिंपली। जैसे कि 1 2 3 4, ये कैसी मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर है, ठीक है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोल दिया, ठीक है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंपली क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n या m, क्योंकि इसमें ऑब्वियस सी बात है कि इसमें रो एंड कॉलम बराबर है। तो आपको m क्रॉस n, m क्रॉस m, n क्रॉस n लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
2, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ठीक हो गया, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। अगले टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। 3 टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो गई, अब अगली होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, ध्यान रहे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का ही डायगोनल मिलता है। जैसे कि अभी हमने बताया भाई ए बी सी डी मान लेते हैं, तो ये आपका क्या है दोस्तों, एक डायगोनल है। ठीक है, ये भी डायगोनल है, लेकिन यहां पर जो बात हो रही है ये डायगोनल की बात चल रही है। इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल या फिर इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। ये जो ये वाला डायगोनल है, ठीक है, मतलब कि जो लेफ्ट से राइट की ओर को जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो लेफ्ट से राइट की ओर को जो इस टाइप का डायगोनल है, ये दोस्तों आपका क्या है, लीडिंग डायगोनल है। तो इस डायगोनल को छोड़कर अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी कि ए डी और ये अगर जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक हो गया, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 4 0 0 0 1 0 0 0 8, ये। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है दोस्तों, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल सी बात है कि लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, यानी कि जिनको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, अब अगला आता है, अगला है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर आप इसको एक डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। देखिए स्केलर मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे कि माना ये ए और डी अगर बराबर हो जाते तो ए 0 0 ए, तो ये क्या बन जाती है, स्केलर मैट्रिक्स बन जाती। तो एक्चुअली स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, साथ ही साथ क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, ना ही स्केलर मैट्रिक्स पॉसिबल है। ठीक है, जो मैं यहाँ पर शब्द बोल रहा हूँ इनको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। इन शब्दों को अगर आप नहीं समझेंगे तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के आने की उम्मीद रहेगी और देखना इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो भाई साफ साफ सी बात है कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल भी होती है और साथ में स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्केलर मैट्रिक्स है इट इज अ काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जहां पर डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्या हो सकता है भाई 5 0 0 0 5 0 0 0 5, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, विथ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद अगला आएगा यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स क्या है, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स जहां पर आपके जो एलिमेंट्स हैं वो 1 के बराबर होते हैं, तो यानी कि 1 0 0 1। ठीक है, तो भाई यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, 1 के बराबर हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना डेफिनेशन को, ये तो ये यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, साथ साथ आपके एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये छठी टाइप की मैट्रिक्स हो गई, इसको डिलीट मारते हैं। ठीक है, चलिए अगली आती है दोस्तों नल मैट्रिक्स। 7 टाइप ऑफ मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स, नल या फिर इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स जब उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, यानी कि 0 0 0 0 ये। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो यहां पर आपको क्लियर हो गया कि जो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स है वो नेसेसरली स्क्वायर मैट्रिक्स होना उसको जरूरी नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये देखिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखिए 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 की। तो नल मैट्रिक्स क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, यानी कि स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। ठीक है, अगली मैट्रिक्स आती है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहां पर कॉलम रो से ज्यादा होते हैं। तो ये आपकी कैसी मैट्रिक्स है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ये देखिए 0 0 0 0 0 0, ये इस टाइप की हॉरिजॉन्टल मतलब लेटिवी टाइप की मैट्रिक्स है ना। तो यहां पर क्या है कि जब ये अगर मैं m मान लूं, अगर n मान लूं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, व्हेन नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, देन जो मैट्रिक्स हमें मिलती है वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मिलती है। क्लियर हो गया, तो ये देख लीजिए यहां पर कि भाई यहां पर जो रोज हैं वो कॉलम से कम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रोज, देन जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसी तरह से और एग्जांपल क्या हो सकता है, ए बी सी डी
EFGH, ये ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 रो हैं लेकिन 4 आपके क्या हैं कॉलम है। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगी वर्टिकल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है क्या आएगी वर्टिकल। तो वर्टिकल क्या होगी दोस्तों, जिस केस में क्या होगा नंबर ऑफ रोज कॉलम से ज्यादा होंगे। तो आप इसी को बना लीजिए, क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, इस टाइप की है ना, खड़ी हुई टाइप की मैट्रिक्स है। ठीक, तो इस केस में आपको क्या है कि भाई 3 रो हैं 2 कॉलम है। इसी तरह से इसको आप खड़ा कर दीजिए तो 4x2 की मैट्रिक्स बन जाएगी, तो वो आपकी कहलाई जाएगी वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगली मैट्रिक्स देखते हैं। अगली मैट्रिक्स होती है दोस्तों सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए आपके पास कोई गिवन मैट्रिक्स है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके एक कॉलम को यानी इस वाले कॉलम को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगी 1 2 4 5। ठीक है, हो गया। तो ये एक्चुअली है मैट्रिक्स और ये इसकी क्या है सब मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर ये मैट्रिक्स है तो ये इसकी क्या हो जाएगी सब मैट्रिक्स हो जाएगी। तो सब मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स which actually can be calculate from a given matrix by deleting any row and column। ठीक है, यानी कि आप अगर किसी गिवन मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम को डिलीट करके जो मैट्रिक्स निकल कर आती है वो क्या कहलाती है, उस गिवन मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैट्रिक्स थी। अब हमने क्या किया, मैट्रिक्स है इसका, ये हमने डिलीट कर दिया तो हम पे क्या मिल जाएगी, सब मैट्रिक्स मिल जाएगी, जैसे ये 1 2 4 5 7 8। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का अगर ये डिलीट मार दोगे तो क्या मिल जाएगा भाई, 4 5 7 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब मैट्रिक्स हो गई, तो यानी इस मैट्रिक्स की ये सब मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके भी आप दोस्तों बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई क्लियर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सब मैट्रिक्स के बाद आती है अपर ट्रायंगुलर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, ध्यान रखना, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें लीडिंग डायगोनल जो लीडिंग डायगोनल होता है, लीडिंग डायगोनल से नीचे के एलिमेंट क्या होते हैं, सारे के सारे 0 हो जाते हैं। जैसे कि इसमें A11 A12 A13। ठीक है, इसके बाद ये 0 आएगा, A22 A23, फिर ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा A33। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों क्या बन रहा है, यहाँ पर आप देखिए ये आपका एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है अपर, तो इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे ना। अब ये देखिए ये वाला एलिमेंट कौन सा है, ध्यान से देखना, ये है A21, ये वाला क्या है A31, और ये वाला क्या है A32। तो क्लियरली है कि जो I है जब वो J से बड़ा होता है तो क्या हो जाता है 0। तो क्लियरली है कि जो AIJ है वो 0 हो जाता है I ग्रेटर देन जब J होगा। ठीक है, साफ साफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब I की वैल्यू ग्रेटर देन J है तो AIJ बराबर 0 होता है। तो ऐसी मैट्रिक्स इन विच I इज ग्रेटर देन J, AIJ इक्वल्स टू 0, तो वो क्या मैट्रिक्स कहलाती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। समझ में आया, क्योंकि आप इसको इसी रूल को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सटेंड करेंगे, चलो 4 के लिए देखिए A11 A12 A13 A14। ठीक है, तो आप यहां पर से देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा A22 A23 A24, फिर ये 0 होगा क्योंकि A31 है, A32 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद A33 और फिर A34। ठीक है, फिर A41 0 होगा, A42 0 होगा, A43 0 हो जाएगा, और फिर A44 आ जाएगा। ठीक है, क्लियरली है कि ये मैट्रिक्स आपकी क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि जब I ग्रेटर देन J होता है तो AIJ की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आपके सामने ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स व्हेन, आपके सामने दे देंगे ऐसे 4 ऑप्शन, AIJ बराबर 0 I ग्रेटर देन J, AIJ डज नॉट इक्वल टू 0 I ग्रेटर देन J, AIJ बराबर 0 I लेस देन J। तो आप कैसे बनाएंगे, ऐसे तो पकड़ोगे इन सब चीजों को। ठीक है ना, तो ये हो गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए अब अगली बढ़ते हैं, इसको बैठा देते हैं। अगली आएगी, बताओ क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 12वें नंबर की मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, जो लीडिंग डायगोनल है उससे ऊपर के एलिमेंट क्या होंगे, सारे के सारे 0 होंगे। ठीक है, तो भाई जैसे एक A11 यहां पर आ जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा 0, फिर यहां पर क्या आएगा A21। ठीक है, ये A21 A22, यहां पर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा A31 A32 A33। ये तो ये आपका क्या है
लीडिंग डायगोनल है, ये लीडिंग डायगोनल है, इससे ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0, तो एक लोअर ट्रायंगुलर बनेगा। ठीक है, तो भाई लोअर ट्रायंगुलर के केस में क्या होना चाहिए, ये आपका क्या है बताओ, ये है A12, तो व्हेन I लेस देन J, Aij शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, I की वैल्यू अगर लेस देन J हो जाती है तो Aij 0 के बराबर हो जाता है, तो वो जो मैट्रिक्स बनती है उसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो चलो इसमें कोई भी आपके लिए अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने अपर वाला बता दिया, लोअर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आता है दोस्तों अगला ट्रांसपोज। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है भाई, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम ऐसे दिखाते हैं, a की पावर t या a डैश, ठीक, इस तरह से दिखाते हैं। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे तो वो क्या बन जाती है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, और ये हमारे पास a है। ठीक, इसका मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। इसका मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो देखिए जो ये आपकी रो है ये बन जाएगी कॉलम, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 2 और ये 3 4। ठीक है, रो को क्या बना देना है, ऐसे करके कॉलम, और ऐसी इसी वाली रो को कॉलम बना दीजिए। जब कॉलम और रो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तो क्या बन जाती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, ऐसे ही चलो एक और एग्जांपल बताते हैं, जैसे a बराबर है 1 2 3 4 5 6। नाउ वी हैव अ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो a ट्रांसपोज से क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 2 की बन जाएगी। ठीक है, तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि a ट्रांसपोज में क्या होता है, जो aij होता है वो aji में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी जो ijth एलिमेंट है वो jith एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, aij जैसे आपका जो मैट्रिक्स थी, अगर वो aij m क्रॉस n थी, अगर उसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, aji हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली मैट्रिक्स जो निकल कर आएगी वो आएगी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब यह है कि जैसे अब अगर आप ए कोई मैट्रिक्स है उसका आप जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ए के बराबर आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि क्लियरली है कि यहाँ पर जो ए आई जे है वो ए जे आई के बराबर हो, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना अनिवार्य है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना अनिवार्य है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बताइए अगर मैट्रिक्स m क्रॉस n की होगी तो m क्रॉस n की मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो n क्रॉस m की हो जाएगी। तो भाई m क्रॉस n की मैट्रिक्स n क्रॉस m के बराबर कैसे हो सकती है, भाई बताइए 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 के बराबर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसको नेसेसरली क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ऐसे भी रूल आ जाता है कि भाई एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपसे पूछा जाएगा भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि वो स्क्वायर होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, कुछ भी जाके आपसे पूछ सकते हैं, तो वो नेसेसरली क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे आप आई जे एच जो एंट्री है वो ए जे एच के बराबर होनी चाहिए, यानी कि जो A12 है वो A21 के बराबर होना चाहिए, समझ रहे ना, A22 है तो A22 के बराबर ही होगा, A31 है तो वो A13 के बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए जैसे कि AHG और फिर ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ऐसी जो यहाँ पर जो है एंट्री, यहाँ और यहाँ वाली एंट्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, और ये ठीक, तो ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर आप इसका ट्रांसपोज भी कर दोगे तो दोबारा से ही आ जाए। ठीक, इजीली आप इनको बना सकते हैं। अगली आती है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, आई होप कि मेरी राइटिंग से आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, समझ में आपको आ रहा होगा। वैसे मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अच्छी बना लूं, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहे हैं तो फिर भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेन क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, राइटिंग कभी कभार मैटर नहीं करती है, खासकर मैथमेटिक्स में तो उतनी मैटर नहीं करती है। ठीक है, चलिए सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है दोस्तों, जब ए का ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के बराबर हो जाता है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या होगा, ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ ए आई जे के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब उस केस में क्या होगा, जब आई बराबर जे हो जाए, यानी कि आई आई बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ ए आई आई होगा, तो यहां से ये पार्ट इधर चला जाएगा तो ट्वाइस ऑफ ए आई आई बराबर हो जाएगा 0, तो ए आई आई बराबर आ जाएगा 0, समझ रहे हैं, यानी कि A11 होगा, A22 होगा, A33 होगा, यानी कि जो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गई ये चीज। तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमेशा लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं,
जीरो होते हैं, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। देखिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि आप ध्यान देना कि 0 माइनस एच माइनस जी, ठीक है, एच 0 माइनस एफ, ठीक है, जी एफ 0, ठीक है। तो आप क्लियरली यहां से देख सकते हैं कि जो A12 है वो माइनस ऑफ A21 के बराबर है, A13 है वो माइनस ऑफ A31 के बराबर है। क्लियरली आप देख सकते हैं ये वाला आपका क्या है, A12 है, ठीक है, तो ये वाला क्या है, A21 है, ठीक, ये A13 है तो ये क्या है, A31 है, ठीक, आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं। ठीक है, और जो ये बीच के एलिमेंट है A11, ये है A22, A33, ये क्या है, 0 के बराबर है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे आपसे एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आती है अगली मैट्रिक्स जो कि 16वें नंबर की मैट्रिक्स है, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसको जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना दोस्तों ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें उसका ट्रांसपोज उसके ही इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज, तो अगर ए का ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, या ए ट्रांसपोज इंटू ए करे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। इसका मतलब है कि जो ए का ट्रांसपोज है वो ए इनवर्स का काम करने लग जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि यहां पर जो मैट्रिक्स है वो क्या रहेगी, स्क्वायर रहेगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक हो गया, तभी जाके पॉसिबल होगा। ठीक है, वो मैंने आपको पहले बताया एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि जब उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो तभी जाके आप क्या कर पाएंगे। जैसे माना अगर ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो जिसका जो ट्रांसपोज होगा वो तो n क्रॉस m के बराबर होगा। ठीक है, और फिर उस केस में आपका क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक जो मैट्रिक्स है उसको क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जब उसका ट्रांसपोज क्या होता है, उसके इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, जहां पर ए आई जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है आपकी दोस्तों, यूनिट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा भाई, साफ साफ सी बात है, इस केस में क्या हो जाएगा बताइए, इस केस में हो जाएगा भाई, देखिए इस केस में हो जाएगा भाई कि a इंटू ए ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, आई के बराबर होता है, तो वो क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कि जब ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे अगली टाइप की मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं, ये होती है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं उसके अंदर के जो एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उनका जब हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो जो मैट्रिक्स निकल कर आएगी उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि ये भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी जेड बराबर, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताइए क्या होता है, a माइनस आई बी होता है ना। तो बस ऐसे ही आपके पास एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं a कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं जैसे 2 प्लस आई, 3 प्लस आई, 4 माइनस आई एंड 2 मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब आपने क्या किया, इसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकाली, तो इसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 माइनस आई, आई वाले पार्ट को माइनस कर देते हैं, 3 माइनस आई, 4 प्लस आई और 2। ठीक हो गया, तो ये आपकी क्या होगी, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसमें सारे के सारे जो नंबर हैं वो रियल हैं, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स की जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होती है वो वही होती है, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज अ कॉन्जुगेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे 2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 ही होता है। तो भाई उस केस में क्या होगा कि जैसे एक मैट्रिक्स है, अगर आप उसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालेंगे और उसमें सारी की सारी जो एंट्री है वो रियल नंबर है, तो वो जो ए बार की जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ए बराबर ए बार कब कब होता है दोस्तों, जब ए के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गई कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद अगली जो मैट्रिक्स आती है वो आती है ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट, TRANGUGATE, ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट का मतलब ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट को मिला के क्या बनेगा, ट्रांजुगेट बनेगा। इसको हम दिखाते हैं a की पावर बार की पावर डैश, मतलब ये किसके लिए हो गया, कॉन्जुगेट के लिए, ये ट्रांसपोज के लिए हो गया, तो इसको हम दिखाते हैं a की पावर थीटा के लिए। ठीक है, यानी कि पहले आपको क्या करना है, उसका
कॉन्जुगेट निकालना है फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है, या फिर आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ट्रांसपोज कर दो फिर उसके बाद क्या कर दो, कॉन्जुगेट निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक हो गया। तो एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को अगर आपने क्या करना है, पहले आपने उसका मतलब आप उसका क्या कर दीजिए, जैसे चलो ये मैट्रिक्स देख लेते हैं, 2 + i 3 + i 4 - i 2। ठीक है, तो आपको अगर इसका a की पावर थीटा निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, आप इनका क्या कर देंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल के फिर उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। डायरेक्टली कर दूं तो यहाँ से हो जाएगा 3 - i 2 - i 3 - i 4 + i और 2। तो ये क्या हो गया, a की पावर थीटा हो गया। ठीक हो गया। तो ये हो गई ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। तो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स में आपका क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है फिर उसके बाद क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है, या फिर पहले ट्रांसपोज कर दो फिर कॉन्जुगेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगली मैट्रिक्स आती है दोस्तों वो आती है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों, कि जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने अपनी ट्रांजुगेट मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि हमने अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ी थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या था कि भाई ए बराबर अगर ए ट्रांसपोज है तो वो सिमेट्रिक है। तो हर्मिशियन क्या होगी कि ए बराबर है अगर ए थीटा के बराबर। ठीक है, अगर ए बराबर ए थीटा है तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगी। ध्यान रखना कि अगर एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसमें क्लियरली क्या होगा कि भाई जो ए आई जे है वो ए जे आई बार के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना भाई, ट्रांजुगेट का मतलब क्या होता है कि भाई उसका ट्रांसपोज भी कर देना और साथ में बार भी लगा देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो ए आई जे है वो ए जे आई बार के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसका मतलब बता दूं। देखिए जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर है a + ib। ठीक है, वो अगर मैं उसका कॉन्जुगेट कर दूं तो क्या आ जाएगा भाई, a - ib। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं यानी कि z + z बार कर दूं तो ये किसके बराबर आएगा, ट्वाइस ऑफ a के बराबर आएगा, आएगा ना। तो अब आपसे कह रहा है कि, या फिर हाँ, मतलब कि आपका क्या आएगा भाई, z बराबर आपका कितना आएगा, z बार के बराबर आएगा, आएगा ना। ठीक है, तो यानी कि अगर आप यहां पर से देखें कि z + z बार, एक सेकंड में थोड़ा सा यहाँ पर इसको सही कर लूँ। देखिए हाँ, z बराबर z बार हो गया। पहले इस वाले केस से पहले इस वाले को देख लेते हैं। ठीक है, मतलब कि z बराबर अगर मैं z बार करूं तो इससे हमारा क्या इंडिकेशन निकलता है, देखिए z बराबर अगर मैं z बार करूं तो इससे हमारा क्या इंडिकेशन निकलता है, देखिए यानी कि a + ib बराबर हो जाएगा a - ib। ठीक है, तो a से a कट जाएगा। ठीक है, और यहां से ट्वाइस ऑफ आई बी बराबर हो जाएगा 0, यानी कि b बराबर आ जाएगा 0। ठीक हो गया। तो z बराबर z बार किस केस में होता है बताइए, वो सिंपली उस केस में होता है कि जब आपका b वाला पार्ट 0 हो, यानी कि जो z बराबर है वो a के बराबर हो, यानी कि एक टोटली वो क्या हो, एक रियल नंबर हो। ठीक है, यानी कि रियल नंबर हो। ठीक, तो आप यहां से देखिए कि अगर ए आई जे बराबर है ए जे आई बार, अगर मैं आई बराबर जे रख दूं तो ए आई आई बराबर हो जाएगा ए आई आई बार के। ठीक है, ए आई आई बराबर ए आई आई बार, यानी कि ए वन वन होगा ए वन वन बार के। इसी तरह से ए टू टू होगा ए टू टू बार के। समझिए इस कॉन्सेप्ट को, ए थ्री थ्री बराबर होगा ए थ्री थ्री बार के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हर नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर है, तो इसका मतलब ये पक्का क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक हो गया। तो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। यहां से आपका ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। ठीक है, जो ए आई जे बराबर है ए जी आई बार, क्योंकि ए बराबर है ए थीटा, तो अगर मैं आई और आई को बराबर रख दूं तो जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स के हमेशा जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि ए सी - आई डी और सी + आई डी। ठीक है, और बी, ये देखिए ये आपका क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ये ए है तो आप इसका क्या करेंगे दोस्तों, ए थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। आपने क्या करना है, एक तो इसका ट्रांसपोज कर देना फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी निकाल देना, तो देखिए वही आ जाएगा ए सी + आई डी और सी - आई डी और बी। ठीक है, और ये क्लियरली आप देख सकते हैं यहां पर से कि जो ए और बी हैं वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला आता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, 20वें नंबर की जो मैट्रिक्स है वो है स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन,
स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब ये है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो स्क्यू हर्मिशियन तब कहलाएगी जब उसका ट्रांजुकेट माइनस ऑफ ए के बराबर होता है, जस्ट लाइक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, फिर से देखिए, ए आई जे बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ ए जे आई बार के। ठीक हो गया। तो अगर मैं आई और जे को बराबर रख दूं तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, ए आई आई बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ ए आई आई बार। ठीक हो गया। तो इट्स क्लियरली मीन्स दैट ए आई आई प्लस ए आई आई बार बराबर 0। ठीक हो गया। तो चलो फिर से अब वही कॉम्प्लेक्स थ्योरी पर आते हैं। z बराबर है a प्लस आई बी मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी पेन से करता हूं। चलो, तो z बार कितना हो जाएगा, a माइनस आई बी। दोनों को ऐड करें, z प्लस जेड बार बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का सम होता है ट्वाइस ऑफ ए के बराबर। ठीक है, और यहां पर जो दिख रहा है एक नंबर और उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का सम 0, इसका मतलब है कि यहां से क्लियरली a बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर a बराबर 0 है तो यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली क्या होना चाहिए, इमेजनरी होना चाहिए। प्योरली इमेजनरी होना चाहिए, यानी कि जो ए आई है वो प्योरली इमेजनरी हो, यानी कि 2i 3i 4i इस टाइप की फॉर्म में हो। ठीक है, और या फिर क्या हो सकता है, या फिर दोनों भी 0 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, z बराबर 0 कर दो, तो z बराबर 0, z बार भी 0, तो z प्लस जेड बार भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो भाई एक यहां से केस निकल कर आ गया, या तो स्क्यू हर्मिशियन के लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट या तो प्योरली 0 होंगे या फिर प्योरली इमेजनरी होंगे, या तो 0 होंगे या फिर प्योरली इमेजनरी। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स या तो 0 होते हैं या फिर प्योरली इमेजनरी होते हैं। क्लियर हो गई चीज? ठीक है, क्योंकि यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि z प्लस जेड बार बराबर 0, तो इस केस में या तो z बराबर 0 होगा या फिर z बराबर होगा आई बी, यानी कि या तो प्योरली इमेजनरी होगा या फिर z बराबर 0 होगा, तभी जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में या तो आपके 0 होते हैं या फिर प्योरली क्या होते हैं, इमेजनरी होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आई, ठीक है, देखिए 3 प्लस 2i और -2 माइनस आई। ठीक है, ये हो जाएगा -3 प्लस 2i। ठीक, और ये हो जाएगा 0, 3 माइनस 4i और 2 माइनस आई, इसी तरह से -3 माइनस 4i और 2i। ना यहां पर आप देख सकते हैं ये लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट है, या तो ये 0 है या फिर ये प्योरली इमेजनरी है। ठीक हो गया। तो इसका आप a का अगर आप कॉन्जुगेट ट्रांजुगेट निकालेंगे तो ये माइनस ऑफ a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, चलो अगली टाइप की मैट्रिक्स देख लेते हैं। अभी हमारे पास 6 टाइप की और बची हुई हैं, जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेते हैं। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है लेकिन दोस्तों नॉलेजेबल है, एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें आज जानने को मिल रही है, ऐसे आपके बहुत सारे एमसीक्यू भी बन जाएंगे। ठीक है, यूनिटेरी मैट्रिक्स। यूनिटेरी भाई, व्हाट इज यूनिटेरी मैट्रिक्स? यूनिटेरी मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर आप a को a के ट्रांजुगेट से मल्टीप्लाई करो तो i आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिटेरी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसके लिए जैसे आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब थी, जब उस समय पे a इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है, i के बराबर होता है। a इंटू ए ट्रांसपोज i के बराबर होता है, तो a ट्रांसपोज यहाँ पर क्या कर रहा है, a इनवर्स का काम कर रहा है, तो यहाँ पर a का ट्रांजुगेट a इनवर्स का काम करेगा, तो वो यूनिटेरी मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना नेसेसरी है। ठीक है, तभी जाके ये पॉसिबल है। इसके बाद देखिए, यूनिटरी मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है दोस्तों? पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब, जैसे कि दोस्तों हमने आपको पीरियोडिक फंक्शन बताया था, फंक्शन इज सेड टू हैव पीरियोडिक फंक्शन व्हेन एफ ए प्लस एक्स बराबर एफ एक्स। तो a आपकी क्या होती है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है, जिसके लिए एफ ए प्लस एक्स बराबर एफ एक्स होता है, तो a क्या कहलाता है, उसका पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर भी दोस्तों एक पीरियडिक मैट्रिक्स क्या होगी, व्हेन a n प्लस 1 बराबर a के बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियडिक मैट्रिक्स बोलेंगे। और जो n है दोस्तों, ये इसका क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। ये आपकी क्या है दोस्तों, एक पॉजिटिव इंटीजर है जो लीस्ट होगा, जो सबसे कम होगा, उसके लिए अगर a n प्लस 1 बराबर a हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, पीरियोडिक मैट्रिक्स बोला जाता है। मतलब जो n है इसको पीरियड बोलेंगे और इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, यानी कि एक पीरियड के बाद दोबारा से वही वैल्यू मैट्रिक्स ही आ जाती है। तो n एक आपका पॉजिटिव इंटीजर है। मान लेते हैं जैसे कि एक मैट्रिक्स n की वैल्यू मान लेते हैं 2 है, तो a की पावर 2 बराबर a हो गया। ठीक,
तो यानी कि a की पावर 1 + 1 बराबर a हो गया, यानी कि a का पीरियड आपका कितना है 1 है। अगर इसी तरह से a की पावर 3 बराबर a आता है तो a की पावर 2 + 1 बराबर a है, यानी कि a का जो पीरियड है वो 2 के बराबर है। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। ध्यान रखना कि ये वैल्यू लिस्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इससे पहले भी अगर a आ जा रहा, ठीक, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि a की पावर 3 है, अब a की पावर 6 बराबर भी a हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि a की पावर 6 बराबर a से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि a की पावर 3 बराबर ऑलरेडी a आ चुका है। इसको चलो कुछ देर के लिए हटा देते हैं, इसको मत समझना, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि a की पावर 3 बराबर a है, तो a की पावर 6 बराबर भी आता है, लेकिन यहाँ पर है कि भाई a की पावर 2 + 1 बराबर a और a की पावर यहाँ पर 5 + 1 बराबर a है, तो इसका जो पीरियड है वो क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा, ना कि 5। समझ में आया। ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होनी चाहिए, लीस्ट होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगली जो है 23 जो मैट्रिक्स है, 23 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, जो 23वें नंबर का टाइप है वो है आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों, कि अगर आपकी एक मैट्रिक्स है उसका a की पावर 2 बराबर a आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक मैट्रिक्स है, ठीक, जिसका पीरियड 1 होता है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्योंकि आप उसको a 1 + 1 बराबर क्या आ गया, a आ गया ना, ठीक। तो एक मैट्रिक्स ऐसी है जिसका पीरियड आपका क्या होता है, 1 होता है, उसको हम आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। या फिर आप सिंपली ये कह सकते हैं कि a की पावर 2 बराबर a हो गया, तो वो क्या कहलाएगी, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों निलपोटेंट। निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट, ठीक है। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि व्हेन एक मैट्रिक्स है उसमें a की पावर n बराबर 0 आ जाए तो वो क्या कहलाएगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी। यहां पर ध्यान रखना है कि जो n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जो कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है। तो फॉर अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच a की पावर n बराबर 0, तो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। और n को क्या बोलते हैं, इंडेक्स। यहां पर n को क्या बोला जाता है, इंडेक्स। और ध्यान रही जो मैट्रिक्स होती है क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, it's said to be nilpotent matrix when a की पावर n बराबर 0 and where n is a least positive integer for which a की पावर n बराबर 0, ठीक हो गया। इसके बाद आती है इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। तो इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, वो इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब a की पावर 2 बराबर क्या आ जाता है, i आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, i की पावर 2 बराबर क्या होता है, i होता है, ठीक है। यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स होती है, ठीक हो गया। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो 26 टाइप आता है दोस्तों, वो आता है जो कि आपने पढ़ा भी होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स है वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कब होगी, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हो सकती है। पहले तो ध्यान रखना कि हमेशा जब मैट्रिक्स की हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात करेंगे तो उसके लिए मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए, क्योंकि तभी जाके उसका क्या निकलेगा, डिटरमिनेंट निकलेगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 और नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। ध्यान रखना कि यहां पर एक मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, नेसेसरली स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि उसके रो एंड कॉलम बराबर होने चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके बिना पर आप स्क्वायर अगर ये मैट्रिक्स नहीं है तब तक आपका डिटरमिनेंट नहीं निकल सकता, क्योंकि जो डिटरमिनेंट होता है दोस्तों वो हमेशा क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ रो एंड कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तभी तो हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर m, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n। हम ऐसा नहीं बोलते डिटरमिनेंट ऑफ m क्रॉस n, ऐसा नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि जो डिटरमिनेंट होता है दोस्तों हमेशा क्या होता है, स्क्वायर में निकलता है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो डिटरमिनेंट एक्चुअली क्या है, एक नंबर है, ये इट इज अ काइंड ऑफ ऑपरेशन या इट इज अ काइंड ऑफ फंक्शन विच अप्लाइड ऑन मैट्रिक्स एंड देन इट कन्वर्ट इट इनटू अ नंबर या फंक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे अगर एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स पे आपका एक ऑपरेशन डिटरमिनेंट लगा, लेकिन किस पे लगता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में, और फिर इसको क्या कर देता है, वो नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक हो गया। तो ये दोस्तों आपकी हो गई मैट्रिक्स। 26 टाइप ऑफ मैट्रिक्स आज हमने पढ़ी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सेशन आपको नॉलेजेबल लगा होगा।
इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। दोस्तों कहने की आवश्यकता नहीं है, इतना आपके लिए हम कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा-सा इतना कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अगर काम पसंद आता है तो लाइक भी कर दिया करो, उसमें कुछ नहीं जाता है, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।